एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे कि भाई मैंने 95 अटैम्प्ट कर दिए, मैंने 80 अटैम्प्ट कर दिए, मैंने 99 अटैम्प्ट कर दिए। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की रियलिटी समझने के लिए आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, गुड अटैम्प्ट क्या है, अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं उसके हिसाब से लास्ट में हम लोग बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और किसको CBT2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, अब ये 100 प्रश्न हैं, इसमें आप सबको पता है, हमको भी पता है। ठीक है, जिसमें 30 प्रश्न मैथ के और 30 प्रश्न रीजनिंग के हैं। जो अभी तक एग्जाम हो रहा है और जो बच्चों से पता चला है, मेरे कुछ दोस्त भी एग्जाम देने गए थे, मेरा भाई भी गया था एग्जाम देने, उनसे ये पता चला कि जो मैथ और रीजनिंग का लेवल है वो मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, उसको मॉडरेट टू हार्ड नहीं कह सकते। क्यों ऐसा कह सकते हैं? अगर यही एग्ज़ाम 4 साल पहले यही मैथ और रीजनिंग आती तो इसको हम हार्ड कहते, लेकिन चूंकि अब ट्रेंड बन चुका है कि जो मैथ है वो कैलकुलेटिव आएगी और रीजनिंग भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव आएगी, तो उसी हिसाब से जैसे ग्रेजुएशन में हुआ था वैसी ही मैथ और रीजनिंग इसमें आ रही है। बच्चों का जो औसत अटैम्प्ट रीजनिंग में जा रहा है वो 26 से 29 क्वेश्चन या कह दीजिए 30 क्वेश्चन भी कई बच्चे करके आ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको 27-28 क्वेश्चन तो रीजनिंग में करने ही करने हैं, इससे कम कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी आपको यही करना है कि मान लो 30 प्रश्न आ रहे हैं, एक दो प्रश्न आपके गलत हो जाए तब भी आपको 25 से 28 के बीच में रहना ही रहना है। अब क्या है, कुछ बच्चे हो सकता है कि मैथ में वो 30 में 30 करें, लेकिन जीएस में वो जो है 2-4 नंबर कम हो जाए जो औसत मार्क है उससे। ठीक है, तो घबराना नहीं होता है कि जैसे आपने पेपर देखा, अब आप सुबह शुरू से ही माइंडसेट बना के गए हैं कि मुझे 90 अटैम्प्ट करने ही करने हैं, नहीं तो इस एग्ज़ाम में मेरा होगा नहीं। तो ये गलत धारणा होती है कि ज़रूरी नहीं कि 90 अटैम्प्ट करने वाला पेपर ही आए। तो अब आप एक मोटा मोटा प्रैक्टिकल बातें अगर हम लोग करें तो आप खुद सोचो, मान लो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ के, कोई बच्चा उसमें 55 से 58 नंबर पाता है, मतलब 55 से 58 क्वेश्चन सही करता है, बचे 40 क्वेश्चन जीएस के। अब आपको क्या लगता है जीएस में कोई 40 में कितना सही कर सकता है? मेरे हिसाब से जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा या जिसकी जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो एकदम किताबों को रट रट के एकदम ख़त्म कर डाला होगा, वो भी 25 प्रश्न से ज़्यादा सही नहीं कर सकता है, एक दो को छोड़ के। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझो अगर 58 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 83 क्वेश्चन होगा। और वो कौन होगा? वो टॉपर होगा जो करके इतना आएगा। बाकी औसत जो जीएस में बच्चे करते हैं वो 20 प्रश्न से 15 से 20 प्रश्न से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 58 में 20 अगर आप जोड़ देंगे तो 78 नंबर होगा, वो भी तब जब डुएबल है। और मैं मैथ्स रीजनिंग को 58 लेके चल रहा हूँ, ये भी समझ लो एक ऊपर, हम लोग टॉप लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं। जो औसत बच्चों की बात होती है वो मान लो 60 में 50 प्रश्न सही कर पाएंगे और जीएस में 15 प्रश्न सही कर पाएंगे, तो कुल मिला के 65 प्रश्न हुए। इस हिसाब से जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो औसत बच्चों का अटेम्प्ट आ रहा है, देखो क्या है इसमें, मैं आपको एक क्लियर स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ कि जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल था तो फॉर्म ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट में दोनों में बराबर ही पड़े हैं, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा ही फॉर्म पड़े हैं। लेकिन अगर आप सीट देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट में आधे से भी आधी है और ग्रेजुएशन में पूरी मतलब ज़्यादा सीटें हैं। उसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मतलब 10+2 वाले लेवल में मतलब ज़्यादा ही जाएगी, ये तो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, और चूंकि पेपर का लेवल थोड़ा ग्रेजुएशन वाले से डाउन हुआ है। जीएस में क्या है, जीएस में करंट अफेयर अब आ रही है अच्छे से, डीप करंट अफेयर पूछी जा रही है। इसमें साइंस के केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कुछ बच्चे बता रहे थे बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जीएस जैसी ग्रेजुएशन में थी वैसे ही इसमें आ रही है। हो सकता है किसी को कहीं ईजी लग जाए, कभी किसी किसी को टफ लग जाए, तो कुल मिला के मोटा मोटा कहें तो पेपर एक जैसा ग्रेजुएशन वाला ही आ रहा है। उसके हिसाब से अगर मान लो ग्रेजुएशन में लोग कह रहे थे कि आपके 65 से 70 के बीच में बेसिक मार्क्स होने चाहिए, अब जो कह रहे थे 50 से 55 यूआर के लिए वो आपको सरासर उल्लू बना रहे हैं। यूआर के लिए ग्रेजुएशन में भी 65 से 70 या 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स होने। अब मैं 60 से 70 क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई 60 से 70 कहने का क्या तुक है, मैं भी 50 से 70 कह सकता हूँ। तो 60 से 70 कहने का तुक ये है कि कोई शिफ्ट टफ होती है तो उसमें 60 भी अच्छा होता है, कोई शिफ्ट ईजी होती है उसमें 70 ला सकता है बच्चा। मतलब जो 60 वाला है वो 70 के बराबर नॉर्मलाइजेशन के बाद पहुंच ही जाता है, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर ग्रेजुएशन वाले के बाद हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें जो है आप मान के चलो
कि जिन बच्चों के यूआर में मैं बात कर रहा हूँ 65 से लेकर 80 के बीच में, आप कहेंगे 15 नंबर का गैप आप क्यों ले रहे हैं, फिर इसमें भी वही सिनारियो, एक एक महीने एग्जाम चलता है तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत खेल होता है। हो सकता है जो 65 वाला बच्चा है वो किसी टफ शिफ्ट में हो और जो 75 वाला बच्चा वो किसी इजी शिफ्ट में हो, तो 65 वाले बच्चे का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, 75 वाले बच्चे का नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 65 से 80 के बीच में, और जिसका 75 प्लस है या 70 प्लस है उसको तो 100% 72 की तैयारी करनी चाहिए। आप खुद से सोचो कि 80 प्लस मार्क्स लाना इसमें बहुत ही टफ है, मतलब इतना इजी नहीं है। आएंगे बच्चों के मार्क्स, ये तो मैं 100% श्योर है, आप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, और मतलब किसको कट ऑफ तो हम नहीं बता सकते जब तक पूरा एग्ज़ाम ना आ जाए या ऑफिशियल डाटा ना आ जाए, लेकिन फिर भी परीक्षा को देखते हुए अगर आपके 65 से 75 या 65 से 80 के बीच में आपको लगता है कि हाँ हमने इतना मार्क्स किया, वो चीज़ छोड़ दीजिए। जब एग्ज़ाम देके हम लोग निकलते हैं तो लोग कहते हैं भाई मैंने 90 अटैम्प्ट किए, मैंने 95 अटैम्प्ट किए, तो कुछ लोग तो जेन्यून होते हैं, जेन्यून मतलब 0.001%, बाकी सब लोग फेक होते हैं जो आपको डराते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि भाई क्या एक्चुअल में हमने अटैम्प्ट किया है। तो उन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से, और जिसके भी 65 से अबव मार्क्स आ रहे हैं उसको 72 की तैयारी करनी चाहिए, कुछ आपका जाएगा नहीं, अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, चाहे एसएससी की हो चाहे जिसकी हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग अगर रेलवे ग्रुप डी की या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साइंस का पोर्शन मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट करी है, तो अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, और इसी तरीके से अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़िए।